नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म में मैं करंट अफेयर्स के साथ के सिंह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो दोस्त, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही होगी। तो दोस्त, करंट अफेयर्स में हम आपके साथ जो कुछ चर्चा कर रहे थे उसमें हमने आपको पहले टॉपिक वाइज पढ़ाया, फिर आपको हमने प्रश्नोत्तर श्रृंखला के माध्यम से भी बेहतर क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया। अब इसी क्रम में आज फिर से हम आपको टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, जिन्हें महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है आज उसे हम बिंदुवार रूप से सिलसिले क्रम से आगे लेकर बढ़ रहे हैं और फिर इस पर हम आपको प्रश्नोत्तर भाग के माध्यम से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए चलते हैं, आज हम जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। तो देखिए, जो आज आपके हमारे साथ टॉपिक हैं वो टॉपिक है आज आपका हमारे साथ तटीय आपदा प्रबंधन। तटीय आपदा प्रबंधन 2020। तटीय आपदा प्रबंधन 2020, इस पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तटीय आपदा प्रबंधन 2020 है क्या? तो यहां पर आप देखिएगा, हाल ही में देखिए, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तटीय आपदा प्रबंधन 2020 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आपदा जोखिम और न्यूनीकरण लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ संपन्न होता है? तो न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में संपन्न होता है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है आपदा प्रबंधन की परिभाषा। यहां पर देखिएगा, हम पीछे आपको रिवीजन कराते हैं आपदा प्रबंधन की डिफिनेशन या परिभाषा। ये आपदा प्रबंधन का डिफिनेशन या परिभाषा क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा या आप कह सकते हैं तटीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, तटीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार 2005 के अनुसार चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, चाहे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही घटनाओं के कारण होने वाले विनाश की प्रक्रिया को आपदा के रूप में
आपदा के रूप में देखा जाता है, आपदा के रूप में देखा जाता है। तो अब यहां पर देखिए आप कि आपदा के रूप में किसे देखा जाता है, चाहे वो मानव जनित घटना हो चाहे प्राकृतिक घटना हो, दोनों ही घटनाओं के कारण होने वाले विनाश की प्रक्रिया को किसकी श्रेणी में आप रखते हैं, तो होने वाले विनाश की प्रक्रिया को आपदा की श्रेणी में शामिल करते हैं। और इसी आपदा की भरपाई को अर्थात होने वाले नुकसान की भरपाई की जब बात की जाती है तो सामने क्या आता है, आपदा प्रबंधन। तो प्रबंधन शब्द तब आता है, मैनेजमेंट शब्द तब आता है दोस्त, जब किसी न किसी कारण से क्या होता है, नुकसान होता है। इस क्षति की भरपाई करने के लिए जब भारत की सरकार या किसी अन्य की सरकार के द्वारा उसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है कि अब पहले की परिस्थितियों के साथ कैसे चले, तो उसे आप कौन सा नाम देते हैं, प्रबंधन। आगे कुछ और चर्चा करते हैं आपके साथ हम। तो यहां पर देखिएगा, आपको हम दिखाते हैं एक मैप के थ्रू कि देखिए किस तरीके से यहां पर नजर आएंगे हम आपको लेकर तटीय आपदा प्रबंधन में। तो देखिएगा अभी हम आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं। देखिए यहां पर जैसे ये भारत के तटीय राज्य नजर आएंगे, तटीय राज्य में देखिए आपका गुजरात, यहां पर आप देखेंगे महाराष्ट्र। तो हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती हैं। तो आपको 13 टोटल कितने होंगे, तो टोटल 13 राज्य नजर आएंगे। और इन 13 में टोटल 13 में जो नजर आएंगे इसमें राज्य भी शामिल हैं और प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। और यहां से लेकर ये पूरा टोटल एरिया मिलाकर जो भारत का ये जो एरिया है, इनकी जो सीमा रेखा बनती है वो लगभग टोटल कितना बनती है, तो टोटल 7516 किलोमीटर, लगभग 7516 किलोमीटर लगभग एरिया कंप्लीट करता है ये 13 राज्य मिलाकर। तो इसमें आप देखिए कि पहला है गुजरात, यहां पर देखिए दूसरा महाराष्ट्र नजर आया, तीसरा यहां पर आप देखिए तो गोवा नजर आएगा, यहां देखिए चौथा कर्नाटक, यहां देखिए आप पांचवा तो आपको नजर आया केरल, छठा देखिए यहां पर तो तमिलनाडु, यहां देखिए आंध्र प्रदेश, ये देखिए ओडिशा और ये देखिए पश्चिम बंगाल, यहां पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर देखिए लक्षद्वीप, यहां देखिए दमन एवं दीव, उसके बाद यहां पर देखिए आप पुडुचेरी और ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 9 राज्य आप देखेंगे यहां पर किसको डिफाइन करेंगे, तो 9 राज्य, टोटल कितने राज्य, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 13 राज्य। और इनके टोटल सीमाएं कितनी लगती हैं, 7516 किलोमीटर। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि 7516 किलोमीटर की सर्किल एरिया में आपदा, तटीय आपदा की बात की जाती है। जो तटवर्ती एरिया होते हैं वहां पर चाहे प्राकृतिक या मानव जनित घटना होगी तो उसे आप तटीय आपदा की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर देखें हमारे साथ कि ये घटनाएं आपको नजर आई हैं। तो देखिए यहां पर तो तटीय आपदा प्रबंधन में यहां पर आपने देखा कि वर्तमान में आप देखें वर्तमान में भारत के हैदराबाद में महासागरी आपदा को ध्यान में रखते हुए एक संयंत्र लगाया गया है, लगाया गया है जो आधे घंटे पहले सूचना प्रदान करता है।
आधे घंटे पहले सूचना प्रदान करता है। तो अब आप देखेंगे कि हैदराबाद में एक चेतावनी केंद्र, एक संयंत्र लगाया गया है जो आपको आधे घंटे, आप प्राकृतिक आपदा को आने से आधे घंटे पहले आपको सूचना दे देता है कि आप क्या हो जाइए, आप पूरी तरह से सतर्क हो जाइए। अब जो यहाँ पर है ये यहाँ से दूर चले जाइए, और जो दूर से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं या यहाँ पर सैलानी लोग आते हैं वो यहाँ पर वर्तमान समय में ना आए, इसलिए संयंत्र को लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्तमान में चार राज्य इससे अधिक प्रभावशाली होते हैं। इससे अधिक आप देखेंगे कि इससे अधिक प्रभावित होते हैं, सबसे इससे अधिक प्रभावित होते हैं, अर्थात आपदा से प्रभावित होते हैं, जिसमें शामिल है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें शामिल है। तो शामिल में सबसे पहले आप देखेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया है वो क्रमशः शामिल है, क्रमशः। अब क्रमशः की बात करें हम तो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया हो जाता है कौन सा, यहाँ पर देखेंगे आप आंध्र प्रदेश एरिया, वो एरिया सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। सबसे अधिक जो आपके आपदा होते हैं वो बंगाल की खाड़ी के माध्यम से होते हैं। अरब सागर के तटवर्ती एरिया प्रभावित तो होते हैं लेकिन इनकी अपेक्षा कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो उथल पुथल होता है वो अरब सागर की अपेक्षा कहां होती है, बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी वाले तटवर्ती एरिया, अभी हमने आपको मैप के माध्यम से दिखाया कि कौन से अरब सागर की तरफ पड़ेंगे। तो आप देखिएगा केरल से लेकर महाराष्ट्र तक जाइएगा तो ये अरब सागर वाले एरिया होंगे, और इधर बढ़ेंगे आप तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल वाले एरिया, जिसमें आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये एरिया मैक्सिमम बंगाल की खाड़ी वाले एरिया हैं। और इधर बढ़ेंगे आप तो केरल आप देखेंगे, ऊपर तो कर्नाटक, अरब सागर वाले एरिया की बात करें हम, जैसे यहाँ पर हम आपको एक मानचित्र के थ्रू दिखाते हैं कि देखिए, जैसे इधर के एरिया की बात करेंगे हम तो इधर आपका अरब सागर हो जाएगा, और इधर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया क्या होगा, बंगाल की खाड़ी वाला एरिया होगा। तो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया जो यहाँ होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको नजर आएगा तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा आंध्र प्रदेश, इधर देखेंगे आपको तो आपको मिल जाएगा इधर उड़ीसा का एरिया, और इधर बढ़ेंगे तो आपका मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। अब इधर बढ़िए आप तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा केरल, फिर इधर बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कर्नाटक, इधर बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा गोवा, ये एरिया में बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र, और इधर बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा गुजरात। तो टोटल आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से आप देखिए तो आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके की एरिया यहां पर आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके की एरिया पर आप यहां पर चर्चा कर चुके हैं। तो आगे देखेंगे कि आपने देखा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इन एरिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रभावित एरिया हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि विकास एवं विनिमय के आधार पर, यहां पर देखिए विकास एवं विनिमय के आधार पर, विकास एवं विनिमय के आधार पर तटीय आपदा
4 भागों में बांटा जाता है। और 4 भागों में बांटा जाता है तो जैसे तटीय आपदा प्रबंधन 1, तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 1, तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 2, तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 3 और तटीय आपदा प्रबंधन 4। इन 4 क्षेत्रों में बांटकर तटीय आपदा प्रबंधन की बात की जाती है। तो आइए दोस्त आपको हम जल्दी से रिकैप कराते हैं इसके बारे में कि यहां पर किस तरीके से हम आपके साथ चर्चा किए हैं। तो देखिए, तटीय आपदा प्रबंधन 2020 की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में तटीय आपदा प्रबंधन जिसे जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित 2020 का जो आयोजन हुआ है, यह आयोजन सर हुआ है कहां? नई दिल्ली में। पहला क्वेश्चन बन सकता है आपको, जो हम आपको प्रश्नोत्तर भाग में लेकर मिलेंगे कि तटीय आपदा प्रबंधन 2020 का सम्मेलन कहां हुआ था, तो पहला आंसर कहां देंगे आप? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा आप, यहां पर नेक्स्ट देखिए आप, तो यहां पर देखेंगे कि आपदा प्रबंधन की परिभाषा कब निर्धारित की गई थी? तो तटीय आपदा प्रबंधन या आपदा प्रबंधन, तटीय आपदा या आपदा प्रबंधन की परिभाषा 2005 में निर्धारित की गई। और 2005 में जब निर्धारित की गई तो यहाँ पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, प्रकृति के द्वारा एवं मानव निर्मित के द्वारा, दोनों के द्वारा होने वाले विनाश को कहां रखा गया है? आपदा में रखा गया है। और इससे जब प्रबंधन होता है तो आपदा प्रबंधन की बात की जाती है। तो आपदा प्रबंधन 2005 की परिभाषा में सबको शामिल किया गया है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर वर्तमान में भारत के कहां? हैदराबाद में महासागरीय आपदा को ध्यान में रखते हुए एक संयंत्र लगाया गया है जो आधे घंटे पहले आपको सूचना कब मिलेगी? आपदा आने से आधे घंटे पहले सूचना प्रदान करता है यह। और भारत में वर्तमान में 4 राज्य इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल ये आपके सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो अगर यहाँ पर आप बात करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, तो ध्यान में रखिएगा क्रम भी पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्रभावित। तो क्रम की बात करें तो क्रम देखिएगा आप, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा आंध्र प्रदेश, फिर दिखाई पड़ेगा आपको ओडिशा, फिर होगा आपका तमिलनाडु और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये क्रम से भी होते हैं कि सबसे अधिक प्रभावित राज्य की जब बात आएगा तो आप क्रम से भी इसे सजो सकते हैं। तो ये क्रम से भी क्वेश्चन होगा कि क्रमशः बताइए कि कौन से राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित, तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, फिर तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल। इस क्रम पर भी आप आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप आंसर देंगे। तो देखिएगा यहाँ, विकास एवं विनिमय के आधार पर, रूल एंड रेगुलेशन, डेवलपमेंट इन रेगुलेशन के आधार पर तटीय आपदा प्रबंधन को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 1, तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 2 और तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 3 और तटीय आपदा प्रबंधन क्षेत्र 4। यहाँ पर हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए यहाँ पर, जैसे आपका ये है, ये एरिया आपका गुजरात का, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 5 इधर से और 4 इधर से, कितने हो गए टोटल? 5 + 4, तो 5 आपने देखा। ये कौन सा एरिया होगा? ये एरिया अरब सागर का होगा और ये एरिया बंगाल की खाड़ी का है। तो बंगाल की खाड़ी वाले एरिया सबसे अधिक क्या है? ये एरिया तटीय आपदा से सबसे अधिक प्रभावित, जिसे जोन 1 में रखा जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे
इन एरिया को जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में रखा जाएगा। जो आपका ये दमन दीव भी नजर आ रहा है, यहाँ पुडुचेरी वाला एरिया नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं अंडमान। तो 9 4 13 ये आपके क्या है, 5 4 9 4 13 ऐसे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं, जिनकी टोटल सीमा आपको मैंने बता चुका है 1516 किलोमीटर लगभग एरिया ये कंप्लीट करता है तट वाला। तो यहां तक हमारा रहा आपके साथ तटीय आपदा प्रबंधन 2020। आगे आइए चलते हैं हम आपके साथ, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे जब चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा होगा यहां पर देखिए, आगे अब हम चलते हैं आपके साथ। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक होगा, वो आज का टॉपिक हमारा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 और 21, इस पर आपके साथ हम आज चर्चा करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 और 21। और दोस्त मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि हमारे स्मार्ट विजन एकेडमी परिवार का एक ही मोटो है कि हम उन चीजों को बताएंगे जो आगामी एग्जाम हूबहू आपके लेक्चर से मिल सकता है। ये हमारी स्मार्ट विजन एकेडमी का क्या है, एक उद्देश्य है। हम इसी उद्देश्य पर आपके साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप धैर्य के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगामी एग्जाम के जो आपके पेपर होंगे उससे जब हम लेकर आएंगे तो आप जरूर कहेंगे कि सर जो आपने कहा था वो कंप्लीट किया है। तो हम अपनी उम्मीदों पर आपके साथ बिल्कुल खरे उतरेंगे। आप एक भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते भी रहिए। तो देखिएगा यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम देखते हैं आपके साथ। तो देखिएगा हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। पहला, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिनका गठन क्या कब हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935-49 में राष्ट्रीयकरण होने के बाद भारत का केंद्रीय बैंक हो गया। तो भारत सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी किया गया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहां, यह अप्रैल 2020 से, यह अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक, अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 के मध्य जारी रहेगा, के मध्य जारी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप यहां पर जारी रहेगा। इसकी समयावधि, तीसरा पॉइंट देखिए, इसकी समयावधि, इसकी समयावधि अर्थात कितने समय तक ये जारी रहेगा, एक बार जमा करने पर तो देखिएगा इसकी समयावधि 8 वर्ष निर्धारित की गई है, 8 वर्ष निर्धारित, 8 वर्ष निर्धारित की गई है, 8 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन यहीं पर आप नोट लगा के देख सकते हैं हमारे साथ, परंतु 5 वर्ष के पश्चात, परंतु 5 वर्ष के पश्चात
यहाँ पर आप देखिएगा कि 5 वर्ष के पश्चात, आप यहाँ पर 5 वर्ष के पश्चात इसे 5 वर्ष के पश्चात इसे बाहर निकालने की सुविधा, इसे बाहर निकालने की सुविधा, इसे बाहर निकालने की सुविधा प्रदान कर दी गई है, बाहर निकालने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। यहां पर देखिएगा, और इसमें आपको कुछ चर्चा हम और करते हैं। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट देखिएगा, इसके अंतर्गत न्यूनतम स्वीकार्य सोना 1 ग्राम है। अर्थात कम से कम आप 1 ग्राम सोना को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में रख सकते हैं। कितने समय के लिए? मैक्सिमम 8 साल के लिए, और जिसमें आप 5 साल के बाद इसे बाहर निकालने की आपको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ये 5 वर्ष का भुगतान ब्याज तिथियों के आधार पर ही अदायगी की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम आपको और दे दें कि इसकी छठा पॉइंट में आप देखेंगे, इसके बिक्री का अधिकार, इसके बिक्री का अधिकार प्राप्त है, इसके बिक्री का अधिकार प्राप्त है। अर्थात सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री कौन कौन करेगा, इस पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री कौन कौन करेगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री में आप देखेंगे कि बिक्री करने का अधिकार प्राप्त है जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टॉक होल्डिंग जो संस्था होती है, स्टॉक होल्डिंग। तीसरे पे अगर हम चर्चा करें, स्टॉक होल्डिंग के बाद देखेंगे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथा नामित डाकघर, सभी डाकघर नहीं, कुछ चुनिंदे डाकघर, नामित डाकघर, जैसे जिले का एक हेड पोस्ट ऑफिस होता है, प्रधान डाकघर होता है, इस प्रधान डाकघर में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जमा कर सकते हैं। तो देखिए पांचवा जो आपका होगा वो स्टॉक एक्सचेंज, और सभी स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आप देखते हैं NSE, और NSE को आप कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा BSE जिसे आप कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद एवं बेच सकते हैं। तो आइए इसको जल्दी से एक बार रिकैप करा देते हैं आज आपको रिमाइंड, जिससे आपको पढ़ने के ही क्रम में आपको सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से आसान हो जाए, जो स्मार्ट विजन एकेडमी का लक्ष्य है। तो देखिएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21, तो यहाँ पर देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 को भारत सरकार की ओर से RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है। और दूसरा ऑप्शन देखिएगा सेकंड पर, ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्त, इसे फैक्ट के रूप में याद करना, यह अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य लागू होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर इसकी समयावधि, अर्थात सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की समयावधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है, तो 8 वर्ष। आप अपने गोल्ड को कितने वर्ष तक रख सकते हैं बॉन्ड के रूप में? 8 वर्ष। निर्धारित
की गई है, परंतु 5 वर्ष, आप ध्यान में रखना, 5 वर्ष के पश्चात इसे बाहर निकालने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। और इसके अंतर्गत कितना सोना रखा जा सकता है, तो न्यूनतम स्वीकार सोना कितना है दोस्त, तो 1 ग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा कितनी है, तो 1 ग्राम है। अधिकतम चाहे जितना रख सकते हैं आप, कितने साल के लिए, तो 8 वर्ष के लिए, परंतु 5 वर्ष के बाद आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। कौन जारी किया, तो भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया। कब से कब तक लागू है, तो अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 के मध्य सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट विजन एकेडमी से आप जुड़िए और एक एक पॉइंट वाइज चीजों को जो आपके एक भावी एग्जाम में आने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सुविधा देगा हमारा परिवार। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।